जय हिंद डियर स्टूडेंट। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि हमने बताया था आपको इससे पहले के लेक्चर में, जो इंट्रोडक्शन जिसमें हमने दिया है इस लेक्चर के बारे में या इस पूरे टॉपिक के बारे में, जिस चैप्टर का नाम या टॉपिक का नाम था कि सम यूनिवर्सल लॉ। इस टॉपिक के बारे में हमने कहा था कि ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे कि आपको एक हम और लेक्चर प्रोवाइड कराएंगे जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिस्टिकल जो बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3 जो यूनिट सेकंड का था, उसमें हमने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के आधार पर क्या क्या सीखा था। उस आधार पर हमने यहाँ पर 6 रूल सीखे हैं उस चैप्टर में, और उन्हीं 6 रूल को हम आधार बनाकर, स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का आधार बनाकर, हम ये जो सम यूनिवर्सल लॉ है जिसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी की, बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन की, इन सब चीज़ों में हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इसलिए हमने आपसे कहा था कि हम सम यूनिवर्सल लॉ के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक आपको इंट्रोडक्शनरी, एक बेसिक लेक्चर प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के बारे में जो चैप्टर नंबर 3 से सीखी है उन बातों को करेंगे। तो उस आधार पर ये हम वीडियो बना रहे हैं जिसमें हम 6 टॉपिक ऐसे हैं जिसको हमने मेंशन कर रखा है कि वो किन किन बातों पर हमने उस चैप्टर में बात की थी और सीखी क्या क्या, उस चैप्टर से क्या क्या सीखा जो इस चैप्टर में काम लगने वाला है। पहला चीज़ तो हमने उस चैप्टर में ये सीखा था कि जितने भी हमारे मतलब कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में जो कुछ भी हम यूज करने वाले थे, जैसे फिजिकल टर्म बात कर सकते हैं, जैसे फेज सेल हुआ, मोमेंटम कोऑर्डिनेट हुआ, और फेज स्पेस हुआ, सेल हुआ, तो प्रोबेबिलिटी वाला टर्म हुआ, इस सब से इक्वल पीरियडिक प्रोबेबिलिटी हुआ, एनर्जी कब कांस्टेंट होती है, या सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, या सिस्टम में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कांस्टेंट होते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो सीखा है ना, उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पर सूचीबद्ध कर दिए हैं, क्रम से लिख दिए हैं, श्रेणी से लिख दिए हैं। तो उसमें जितने जितने टॉपिक की जरूरत है उसी को हम बात करने वाले हैं, उसी पर बात करने वाले हैं। तो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स टू गैस, कह रहे हैं किसी गैस की जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो एप्लीकेशन जिस पर लगा कर स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स सॉल्व करते हैं, उस एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए हम कुछ ऐसे नीचे लिखे हुए हैं हाइपोथेसिस या फॉलोइंग हाइपोथेसिस है, उस पर अमल करते हैं या उसको पहचानते हैं। बेटे एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि व्हाट डू यू मीन बाय द हाइपोथेसिस। बेसिकली हाइपोथेसिस क्या है, मैं बता दे रहा हूं हाइपोथेसिस क्या है। कुछ चीजें होती हैं, जैसे होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मैं एक चीज अपने जीवन में नोटिस किया हूं जब तक भी मैंने पढ़ाई की, और अब जब मैं बीइंग अ टीचर क्लास में जाता हूं या मैं पढ़ाते वक्त, एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस कर रखी है बच्चों, जो ये है कि एक साइंस का बच्चा हो, उसको कुछ याद हो या ना याद हो, इवन कुछ भी उसको याद नहीं है, लेकिन अगर वो इंटरमीडिएट तक साइंस पढ़ रखा है तो उससे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पूछोगे तो तुरंत बता देगा। उसको ये चीज़ जरूर याद रहता है कि एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएट नॉट बी डिस्ट्रॉय बट वी कैन चेंज ऑल्सो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये जरूर उसको याद रहता है, ऊर्जा ना तो नष्ट की जा सकती है, ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये उसको जरूर याद रहता है, चाहे कुछ याद हो या ना याद हो। इवन फिजिक्स की उसको डेफिनेशन नहीं याद है, साइंस की डेफिनेशन नहीं याद है, उसके लिए ये मैटर नहीं करता है, लेकिन एनर्जी कंजर्व होती है उसके लिए मैटर करता है, ये याद जरूर रहता है। मैं बता दूं कि मैं बात कर रहा था लॉ पर। तो लॉ क्या होता है, जिसका कोई भी मतलब एविडेंस नहीं है, ऐसा मतलब एविडेंस है, मतलब कह सकते हैं कि कोई भी मैथमेटिकली प्रूव नहीं है, फिर भी नेचर उसको फॉलो कर रहा है, और नेचर में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं वो घटनाएं उस नियम को कभी तोड़ती नहीं हैं। सारी की सारी चीज़ें उस नियम को क्रमबद्ध रूप से, सूचीबद्ध रूप से, और उसी नियम को फॉलो करते हैं। तो ये इसको लॉ बोलते हैं। लॉ का मतलब ये हो गया कि वो चीज़ें ब्रेक ना होने वाली हों, वो चाहे छोटी से छोटी चीज़ हो, यानी कि लोअर रेंज से लेकर हाइयर रेंज तक की बात करें, या हाइयर रेंज से लोअर रेंज तक की बात करें, चाहे आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, चाहे मास ऑफ सोलर सिस्टम के बारे में बात करें, या मास ऑफ सन के बारे में बात करें, एक ही नियम लगता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर कहूँ कि ग्रेविटेशन का लॉ, तो ये सब क्या है, एक यूनिवर्सल लॉ है।
छोटा हो पार्टिकल या बड़ा हो पार्टिकल, वो बदलता नहीं है। तो नियम जो होते हैं वो नियम गॉड के थ्रू बनाए जाते हैं, और उस पर जो भी चीज़ें पालन उसका जो करते हैं उसको बस हम ऑब्जर्व करके एक लॉ बना लेते हैं रिटर्न फॉर्म में। उसका कोई भी मैथमेटिकली प्रूवमेंट नहीं होता है, उसको नेचर खुद ब खुद उसका एविडेंस देता है कि ये चीज़ें होती हैं। लेकिन पॉस्टुलेट क्या होता है? तो पॉस्टुलेट क्या होता है कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ को फॉलो कर रही है, कोई ऐसा रिएक्शन, कोई ऐसा फिजिकल इंटरेक्शन, कोई भी ऐसी घटना जो नेचर में घट रही हो और किसी एक वंडरफुल पैटर्न को फॉलो कर रही हो, बार बार घटनाएं घट रही हो और उस वंडरफुल पैटर्न को फॉलो कर रहा हो, और उस वंडरफुल पैटर्न का कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है या मैथमेटिकली कोई एविडेंस नहीं है, आप उसको उसमें लैब में, लेबोरेटरी में जाके कोई भी आप काम करके उसको प्रूफ नहीं कर सकते हो, बस नेचर में वो चीज़ फॉलो हो रही है। यानी कि कोई भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है, और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना होते हुए भी आपने लिख दिया कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे नियम से गुजरते हुए होंगी तो इस चीज़ को अचीव कर लेंगे, तो फिर उस चीज़ को पॉस्टुलेट बोलते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल के तौर पर कहें कि बोहर का पॉस्टुलेट, तो बोहर के 2-3 पॉस्टुलेट जो थे, और उस पॉस्टुलेट में केवल हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम ही उसको फॉलो करते थे, आगे नहीं कर पाते थे, उसका कोई एक्सपेरिमेंटली एविडेंस नहीं था। तो ये पॉस्टुलेट होते हैं, जिसका कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना हो उसे पॉस्टुलेट बोलते हैं। तो ऐसे हमारे पास 6 पॉस्टुलेट हैं जिन पर हम स्टैटिस्टिकली किसी फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करने जाते हैं तो वो फॉलो होता है, जरूर फॉलो होता है। तो ऐसे ही हमारे पास 6 पॉस्टुलेट हैं। तो हम सम बेस्ड यूनिवर्सल लॉ को पढ़ने से पहले उस 6 पॉस्टुलेट पर को डिस्कस करना चाहेंगे। फर्स्ट जो पॉस्टुलेट है वो क्या है? Any gas may be considered to the composed of the molecule that are in the motion and we have like very small elastic sphere। कह रहा है कि अगर हम स्टैटिस्टिकली किसी चीज़ को हैंडल करने जाते हैं और हम ये मान कर चलते हैं कि उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, एक ही सिस्टम के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो कह रहा है कि उन पार्टिकल को जो आपको समझना है वो एक इलास्टिक स्फीयर, परफेक्ट स्फीयर के रूप में समझेंगे। और आप अगर उसको गैस के फॉर्म में समझ रहे हैं तो ये भी बात आपको समझ लेना होगा कि अगर वो गैस के फॉर्म में हर एक एटम या मॉलिक्यूल हैं तो वो परफेक्ट स्फीयर हैं, और वो एक दूसरे से कोलिजन जब कर रहे हैं तो वहाँ पर परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, बेटे एक चीज़ और बता दूँ आपको, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन कहने का मेरा सेंस ये है यहाँ पर, यानी उसके पीछे की फिजिक्स ये है कि इफ टू बॉडी आर कोलाइड या टू बॉडी आर इंटरेक्ट टू ईच अदर, देन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, बोथ लॉ आर होल्ड। अगर कभी भी हम देखें कि इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का कंजर्वेशन दोनों होल्ड करना चाहिए। तो यही कह रहा है कि अगर आप स्टैटिस्टिकली किसी गैस को के मॉलिक्यूल को या किसी कंटेनर में भरे हुए या किसी सिस्टम में भरे हुए मॉलिक्यूल्स को एक्सप्लेन करने जाते हैं, और खासकर उसमें गैस को अगर आप एक्सप्लेन करने जाते हैं, तो आपको उन मॉलिक्यूल को ऐसा हैंडल करना होगा जैसे कि एक एक मॉलिक्यूल, एक एक एटम एक परफेक्ट स्फीयर है, और जब भी वो एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं तो कोलिजन में उनका शेप नहीं चेंज होता है, साइज नहीं चेंज होता है, मास नहीं चेंज होता है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, इवन काइनेटिक एनर्जी और उनका मोमेंटम भी कंजर्व होता है। जैसा हम कह सकते हैं कि उनकी जो कोलिजन होती है वो इलास्टिक कोलिजन होता है, और ऐसे स्फीयर को हम इलास्टिक स्फीयर बोलते हैं। जब कभी भी दो मॉलिक्यूल आपस में टकराएं और उनके शेप में कोई चेंजिंग ना आए, साइज में कोई चेंजिंग ना आए, शेप में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, साइज में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, वो बार बार लेकिन कंटिन्यू लगातार वो कोलिजन करते जा रहे हैं, रुक रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, चल रहे हैं, गिर रहे हैं, वेलोसिटी स्लो हो रही है, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, फिर भी उनकी शेप और साइज में कोई चेंजिंग नहीं आ रही है, उनके मास में कोई चेंजिंग नहीं आ रही, उनके वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं, तो वो ऐसे स्फीयर जो आप मानकर चल रहे हैं वो इलास्टिक स्फीयर होंगे, और वहाँ पर आप लगा सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो पहला पॉस्टुलेट स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में हमने ये सीखा। सेकंड पॉस्टुलेट क्या है? स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आपने क्या सीखा, यानी कि स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में सेकंड पॉस्टुलेट क्या सीखा? सेकंड पॉस्टुलेट आपने सीखा कि ऑल ऑफ सेल इन द फेज स्पेस और ऑफ इक्वल साइज,
तो कह रहा है कि उसका जितने भी कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में आपने क्या किया, आपने वहाँ पर आपको मैंने पढ़ाया है फेज स्पेस। तो बेसिकली क्या होता है फेज स्पेस, मैं ये भी आपको बता दूं फेज स्पेस क्या होता है। कोई भी सिस्टम होता है तो उस सिस्टम को हम दो तरीके से डिफाइंड कर सकते हैं। एक तो उसका स्टैटिक पोजीशन सिस्टम का और एक उसका डायनेमिक पोजीशन सिस्टम का डिफाइन कर सकते हैं। जो स्टैटिक पोजीशन होता है किसी सिस्टम का, वो ये शो करता है कि सिस्टम स्टेशनरी है, रेस्ट में है। और रेस्ट में है तो अगर उसकी पोजीशन को एक्सप्लेन करें तो एक्स वाई जेड, यही पोजीशन आप उसके को उस बॉडी के, उस ऑब्जेक्ट का या मॉलिक्यूल का, एटम का, यही पोजीशन आप उसका एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक्स में होगा, वाई में होगा या जेड में होगा। दीज आर कॉल्ड पोजीशन, इसी को आप पोजीशन बोलेंगे। लेकिन उस सिस्टम का जो डायनेमिक वाला ब्रांच चल रहा था उसमें क्या करेंगे आप, डायनेमिक का मतलब हो गया कि वो मोशन में है। वो मोशन में है तो इसका मतलब उसमें कुछ वेलोसिटी होगी, और वेलोसिटी अगर वो पार्टिकल है, एटम है, मॉलिक्यूल है, तो उसके पास मास है, वेलोसिटी है, और द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी गिव्स मोमेंटम। यानी कि वेलोसिटी अपने साथ क्या लेकर चली आई, मोमेंटम लेकर चला आया। तो अब मोमेंटम उस बॉडी का कैलकुलेट कर रहे हैं डायनेमिक स्टेट में। अगर आप मोमेंटम डायनेमिक स्टेट में कैलकुलेट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका जो मोमेंटम होगा पी एक्स, वाई के अलॉन्ग पी वाई, जेड के अलॉन्ग पी जेड। यानी कि आप किसी भी सिस्टम को स्टैटिक में एक्सप्लेन किए तो 3 उसके पोजीशन कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए, और अगर किसी सिस्टम का डायनेमिक आप कैलकुलेट करने गए तो आप उसका 3 तो पोजीशन पता ही होना चाहिए, 3 आपको मोमेंटम स्पेस भी पता होना चाहिए, और मोमेंटम स्पेस का मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड भी पता होना चाहिए। इस तरीके से किसी सिस्टम को डायनेमिक स्टेट में आपको एक्सप्लेन करने के लिए 6 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ जाती है। इन्हीं 6 कोऑर्डिनेट की जो जरूरत पड़ती है, इन्हीं 6 के कलेक्शन को हम लोग फेज स्पेस कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी को हम क्या बोलते हैं, फेज स्पेस कहते हैं। तो कह रहा है कि इस फेज स्पेस जो होता है किसी सेल का बेटा, वो सब का इक्वल साइज होता है। किसी भी सिस्टम में जितने भी फेज स्पेस होते हैं, हमने स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स की में यही सीखा कि उन सब का जो साइज होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। हमने ये सेकंड पोस्टुलेट वहां पर सीखी है। थर्ड पोस्टुलेट क्या है बेटे? थर्ड पोस्टुलेट है ऑल द एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू द पॉसिबल माइक्रोस्टेट। सपोज कर लेते हैं कि आपने एक कॉइन लिया, उस कॉइन के 6 फेसेस होंगे। अब वो 6 फेसेस होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि हर 6 फेसेस में हर एक फेस पर कोई ना कोई डिजिट लिखी होगी। सॉरी, मैं कॉइन नहीं बल्कि डाइस की बात, डाइस ले रहा हूँ। तो आपने एक डाइस लिया और उस डाइस के 6 फेसेस होंगे, और डाइस के 6 फेसेस के पर आप एक एक फेस पर जाएंगे तो देखेंगे कि कोई ना कोई एक नंबर लिखा होगा, 1 से लेकर 6 तक, 1 से लेकर 6 तक कोई ना कोई नंबर लिखा होगा। तो जब भी आप डाइस को थ्रो करेंगे तो डाइस के टॉप पर कोई ना कोई एक नंबर तो आएगा ही आएगा। तो टॉप पर जब कोई ना कोई एक नंबर आएगा, और जब आप उसको डिस्टिंग्विशेबल, समझ रहे ना, मतलब इनडिस्टिंग्विशेबल वे में देखेंगे। यानी कि जैसे मैं ऐसा कह दूं कि डाइस का और इसमें माइक्रोस्टेट और एक्सेसिबल, सॉरी फॉर दिस, एक मिनट बेटे। तो मैं आपको समझा रहा था प्रोबेबिलिटी। हालांकि यहाँ पर हमें ये बताना है आपको कि माइक्रोस्टेट के अंदर कितने माइक्रोस्टेट होते हैं। सॉरी फॉर दिस, ऑल द एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू द पॉसिबल माइक्रोस्टेट आर इक्विलिब्रियम प्रोबेबल। दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दैट इज कॉल्ड द इक्वल पीरियडी प्रोबेबिलिटी। इसी को हम इक्वल पीरियडी प्रोबेबिलिटी कहते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड इट इज यूज्ड by your teacher and also me very times for the improvement of the different type of the theory। तो हम बहुत सारी डिफरेंट टाइप की थ्योरी में आप और हम इस चीज को यूज करते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट और द फंडामेंटल लॉ, हम ऐसा कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब ये होता क्या है, इसके लिए तो बेसिकली हमने एक्सेसिबल स्टेट, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट, इन सब चीज़ों पर हमने एक सेपरेट लेक्चर भी बना रखा है। आप फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो देखेंगे, वहाँ पर बच्चा लोग लेक्चर हमने डाल रखा है तो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं स्टार्ट में बताना चाहूँगा कि ये है क्या चीज़, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट क्या होता है। आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स को हमने क्या किया है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के बाद भी हम ऐसा कहना चाहेंगे इस चीज़ को कि एक बॉक्स के अंदर 2 आइडेंटिकल
हमारे पास कंपार्टमेंट है। यहाँ पर मैं जो आइडेंटिकल वर्ड यूज कर रहा हूँ बेटे, उस आइडेंटिकल के पीछे का फिजिक्स ये है कि उस बॉक्स का जो दो आइडेंटिकल कंपार्टमेंट किया है, उस पहले बॉक्स में जितनी भी नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे n, यहां मैं बना देता हूं, एक बॉक्स है, हमने वहां पर दो कंपार्टमेंट किया और दोनों कंपार्टमेंट आइडेंटिकल हैं। तो अगर मैं कहूं कि यहां पर नंबर ऑफ पार्टिकल n है, इसकी एनर्जी E है, इसका एनर्जी E है और नंबर ऑफ पार्टिकल n है, या इसका टेम्परेचर T है, तो दूसरे वाले का भी हम ये कहना चाहेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल n होगा और एनर्जी E होगा या टेम्परेचर T होगा, और इसका वॉल्यूम V होगा, इसका भी वॉल्यूम V होगा, इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आइडेंटिकल मैं तब कहूंगा कि ऑल एस्पेक्ट ऑफ द बोथ कंपार्टमेंट आर सेम। दोनों कंपार्टमेंट का जो कुछ भी एस्पेक्ट हम ले रहे हैं वो सब सेम होगा। तो कह रहा है कि अगर एक कंपार्टमेंट में हमें क्या करना है कि एक बॉक्स के अंदर दो कंपार्टमेंट हैं और 3 मुझे क्वाइन को सेट करना है, तो मैंने अगर 3 क्वाइन को सेट किया तो हमारे पास ऐसा भी हो सकता है इनडिस्टिंग्विशेबल वे में कि हमने ए बी सी तीनों क्वाइन इसमें रख दिया, इसमें 0 रख दिया, या हो सकता है कि हमने इसमें 0 रखा और ए बी सी इसमें रख दिया, या ऐसा भी हो सकता है कि मैंने ए और बी को यहाँ पर रखा और एक सी को यहाँ पर रखा, या यहाँ पर भी हो सकता है कि सी को यहाँ रखा, ए बी को यहाँ रखा, और यहाँ पर हमने क्या किया कि ऐसे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे, ऐसे बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। लेकिन कभी मैंने क्या किया, ए को यहाँ रख दिया, बाहर रख दिया, और बी को इसमें रखा और सी को इसमें रखा, या कभी मैंने क्या किया कि बी को बाहर कर दिया और सी और ए को रख दिया। लेकिन कंडीशन ये थी कि कोई भी पार्टिकल बाहर ना रहता। अगर कोई भी पार्टिकल बाहर ना रहता और तब मुझे अरेंज करना था तो पहले वाली कंडीशन बनती, और अगर कोई भी पार्टिकल बाहर नहीं रखना है तभी मैंने ऐसे सेट कर दिया। तो ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं, इनएक्सेसिबल माइक्रोस्टेट। इनको क्या बोलते हैं, इनएक्सेसिबल माइक्रोस्टेट। लेकिन गिवन कंडीशन के अंदर हम अरेंज कर रहे थे तो उसको क्या बोला जाता है, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट। आई थिंक ये वर्ड जो है वो समझ में आया होगा, एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट। जैसे एक टीचर, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझिएगा, एक टीचर क्लास में पढ़ा रहा है और अचानक प्यून आया और बोलता है कि आपको प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। अब वो टीचर यहाँ पर मॉनिटर को ये कहकर जाता है कि देखे रहना, कोई भी बच्चा इस क्लास से बाहर ना जाए और शोर ना करे। यानी कि टीचर उस रूम को छोड़ने से पहले उस रूम के हर एक बच्चों पर एक कंडीशन लगा देता है, कि एक कॉन्स्टेंट लगा देता है, कंडीशन लगा देता है कि कोई आवाज ना करे, अपनी जगह पर बैठा रहे, बाहर कोई ना निकले, अपने काम को ऐसे कंटिन्यू करते रहो, और चला जाता है। तो कुछ बच्चे उस कॉन्स्टेंट को, उस कंडीशन को, उस चीज को तो ओबे करते रहते हैं और कुछ बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो जो उस कंडीशन को ओबे नहीं कर पाए जो बच्चे, वो इनएक्सेसिबल हो गए, और जो उस कंडीशन को फॉलो कर रहे थे वो एक्सेसिबल हो गए। आप ऐसे एग्जांपल से भी आप समझ सकते हैं। तो थर्ड कंडीशन क्या है कि किसी माइक्रो स्टेट के में कितने माइक्रो स्टेट होते हैं, किसी माइक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग कितने माइक्रो स्टेट होते हैं। ये कह रहा है कि उनकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इक्वल प्रोबेबल होता है। दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टैटिस्टिकल फिजिक्स दैट इज कॉल्ड इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी। अब यहां पर कह रहा है कि उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है, इसे इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी कहते हैं। इसको आपको बता दें, जैसे एक क्वाइन में टॉस करता हूं तो मेरे दिमाग में वहां पर हेड या टेल आने से पहले क्या आता रहता है, पता नहीं हेड आए कि टेल आए। और दिमाग में अगर है आपके हेड आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, और टेल आ गया तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी 1/2। समझ में आ रही है बात ना। तो किसी भी इवेंट के अकर होने से पहले उसके होने की प्रोबेबिलिटी या उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी अगर दोनों सेम है तो हम ऐसी प्रोबेबिलिटी को इक्वल पीरियडिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। हो तो ना हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी सेम है। एक डाइस को हम लेते हैं और थ्रो करते हैं तो उस डाइस के 6 फेसेस होते हैं और उस 6 फेसेस पर 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/6।
तो हर एक नंबर उस डाइस पर ऊपर टॉप पर आने की जो प्रोबेबिलिटी है 1/6, दिस इज कॉल्ड इक्वल प्रियरी प्रोबेबिलिटी। किसी एक बॉक्स के अंदर 2 कंपार्टमेंट कर दो और दोनों में आपको मॉलिक्यूल रखना है, एक मॉलिक्यूल रखना है, तो आप या तो ब्लॉक ए में रखेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, ब्लॉक बी में रखेंगे, एक ही कंपार्टमेंट के ब्लॉक बी में रखेंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। 2 मॉलिक्यूल लीजिए और 2 कंपार्टमेंट हैं, तो दोनों मॉलिक्यूल या तो ए में रखिए, दोनों मॉलिक्यूल या तो बी में रखिए, तो ये क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये जो कह सकते हैं कि एस्पेक्ट है हमारा देखने का कि घटना हो तो ना हो, तो इस सब की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ ही होती है, यानी कि ज़्यादा चांसेस इसी के होते हैं। तो ऐसे प्रोबेबिलिटी को हम इक्वल पीरियडी प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल लॉ है, जो हमारा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में बहुत अधिक कह सकते हैं कि फेमस लॉ है ये। फोर्थ जो हमारा लॉ है वो है द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द गैस करस्पॉन्ड टू द माइक्रो स्टेट ऑफ द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इक्वल पीरियडी प्रोबेबिलिटी के साथ ही हम समझा चुके हैं, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं कि कह रहा है इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द गैस करस्पॉन्डिंग टू द माइक्रो स्टेट। कह रहा है किसी माइक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो कोई गैस होता है, उसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट होती है वो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रखती है अपने पास। किसी माइक्रो स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो स्टेट उसका स्टेट होता है, किसी गैस का इक्विलिब्रियम स्टेट होता है, वो अपने पास मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी रखता है अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो। यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में किसी पार्टिकल के एकदम बीच में हाई एनर्जी, या कह सकते हैं कि ऐसे ग्राफ का शार्पनेस पाए जाने की टेंडेंसी बहुत हाई होती है। हमने इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा लेक्चर कर रखा है, मतलब 1 घंटे का लगभग लेक्चर है, हमने कर रखा है इसको, वहां पर जाके विजिट करेंगे तो आप डिटेल में इसको देख लेंगे। द टोटल नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल इज अ कांस्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जो फिजिकल स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों कांस्टेंट हैं कि किसी सिस्टम के जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं या टोटल नंबर ऑफ एटम होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं। आप कोई भी गैस ले लें, किसी कंटेनर में भर दें, आप क्या करें कि उस कंटेनर को टेम्परेचर दें, उस कंटेनर के वॉल्यूम को चेंज करें, लेकिन इन सारे के प्रोसेस के दौरान कोई भी मॉलिक्यूल सिस्टम से ना तो बाहर जा पाए और ना ही बाहर से सिस्टम में जा पाए, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल रिमेन्स कांस्टेंट इन ईच एंड एवरी कंडीशन। तो वही ये बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जो हमने स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पढ़ा कि किसी भी सिस्टम का जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होता है वो कांस्टेंट होता है। माना कि कोई सिस्टम बहुत सारे डिफरेंट सेल में डिवाइड है, सेल n1, n2, n3, n4 डॉट 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 ni, आयत टर्म में कोई जो सिस्टम है वो ऐसे सेल में डिवाइड है, और हर एक सेल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n1, n2, n3 डॉट 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 ni ऐसे हैं। बहुत सारे ऐसे सेल हैं, वहाँ पर फेज सेल हैं, और बहुत सारे उन फेज सेल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं। तो कह रहा है कि जितने भी सेल में n1, n2, n3 ऐसे, एक मान लो रूम है, एक आपने घर बना लिया, बाहर से देखा आपने घर, वो घर क्या है, एक सिस्टम है, उस घर के अंदर क्या होगा, छोटे बड़े बहुत सारे कमरे, लॉन, बहुत सारी चीजें होंगी। पता चला एक कमरे में 2 लोग हैं, तो मान लो कि वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n=2 हैं। एक कमरे में 10 लोग हैं, n=10, और मान लो कि दूसरे कमरे में 100 लोग हैं, n=100। लेकिन उस पूरे घर में कितने लोग हैं, हर एक कमरे में जितने भी नंबर ऑफ मैन हैं या वो लिविंग जितने भी चीजें हैं उनको ऐड कर लो, उस घर के टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन निकल आएगी या नंबर ऑफ पीपल निकल आएगा। वही कहने का मेरे मतलब है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम को आपने बहुत सारे क्या किया, फेज सेल में डिवाइड कर दिया। इस सिस्टम को आपने बहुत सारे फेज सेलों में डिवाइड कर दिया, ऐसे फेज सेलों में डिवाइड कर दिया। इसमें n1 मॉलिक्यूल, n2 मॉलिक्यूल, n3 मॉलिक्यूल, n4 मॉलिक्यूल डॉट 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 ni मॉलिक्यूल। तो आप क्या करेंगे, सिस्टम का टोटल पार्टिकल आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, टोटल पार्टिकल n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट डॉट डॉट। ये टोटल सिस्टम का नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, कभी भी बदलता नहीं है। ईच एंड एवरी रेस्पेक्ट द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गिवन सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दैट इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन किसी सिस्टम के बहुत सारे फेज सेल हैं, उन सारे फेज सेल में n1, n2, n3 ऐसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, और पर मॉलिक्यूल जो उनकी एनर्जी है E1 है, E2 है, E3 है। पर मॉलिक्यूल जो एनर्जी है E1 है, E2 है, और इनकी एनर्जी E3 है, डॉट 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 EI है।
तो अब इनकी इस सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या होगी यार, भी क्वेश्चन उठता है ना कि टोटल एनर्जी क्या होगी, तो टोटल एनर्जी भी कांस्टेंट है इसकी। किसी भी सिस्टम के बहुत सारे डिफरेंट फेज सेल हैं, फिर भी इनकी टोटल एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। इस फेज सेल के रेस्पेक्ट में जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन मॉलिक्यूल और पर मॉलिक्यूल जो एनर्जी है इनका प्रोडक्ट, जो टोटल मॉलिक्यूल और पर मॉलिक्यूल जो एनर्जी है उनका प्रोडक्ट, और सबको ऐड कर लो, टोटल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम भी मिल जाएगा। दैट इज द सिक्स्थ पोस्टुलेट ऑफ द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, दैट इज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज द कांस्टेंट। यहां पर हमने उस स्टेटमेंट को लिख दिया है कि टोटल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम इज कांस्टेंट। अब उस गिवन सिस्टम में टोटल एनर्जी कैसे कांस्टेंट रहेगा उसका वहां पर उसका एक मैथमेटिकल जो एक्सप्रेशन है वो भी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। दिस इज द रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यू नो वेरी वेल, टोटल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम इज कांस्टेंट। अब टोटल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, तो हमने उस सिस्टम को बहुत सारे फेज सेल में डिवाइड कर लिया, और फेज सेल के रेस्पेक्ट में N1 N2 N3 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं, और उसके रेस्पेक्ट में टोटल हर एक फेज सेल का जो पर मॉलिक्यूल एनर्जी है E1 E2 E3 है उनका प्रोडक्ट कर लिया, और देखा कि इनका प्रोडक्ट और कर करके ऐड कर लिया, तो देखा क्या है कि टोटल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम आ गया जो कि कांस्टेंट है। तो ये भले ही हो सकता है बेटे, याद रखना किसी सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहां से कभी यहां, यहां से कभी यहां, यहां से कभी यहां, यहां से कभी यहां, इधर उधर ये मॉलिक्यूल आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहेगा। यहां पर मॉलिक्यूल कम होंगे, मान लो x कम हुए, तो याद रखना अगर यहां पर x मॉलिक्यूल कम हुए होंगे तो किसी न किसी फेज सेल में x मॉलिक्यूल बढ़े होंगे। ये याद रखना कि किसी सेल से अगर x मॉलिक्यूल गायब होते हैं तो किसी दूसरे फेज सेल में उतने ही x मॉलिक्यूल प्रेजेंट भी हो जाएंगे। यानी कि जितना लॉस ऑफ मॉलिक्यूल है किसी एक फेज सेल के द्वारा, उतना ही गेन ऑफ मॉलिक्यूल होगा किसी दूसरे फेज सेल के द्वारा। इसलिए टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कांस्टेंट होते हैं और टोटल एनर्जी ऑफ द गिवन सिस्टम भी कांस्टेंट होती है। ये 6 पोस्टुलेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का। अगर ये 6 पोस्टुलेट अगर आपको याद है तो हम आगे अब सम यूनिवर्सल लॉ के टॉपिक में अब हम लोग अपने टॉपिक पर चर्चा करना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा पहला जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा फेज सेल क्या चीज होती है, म्यू स्पेस क्या, फेज सेल करें फेज स्पेस क्या होता है, म्यू स्पेस क्या होता है, या टाउ या गामा स्पेस क्या होता है। बच्चा लोग इस पर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।